गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। कॉमर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंपनी वाले चैप्टर में से कुछ अतिलघुत्रात्मक प्रश्न करने वाले हैं जो परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं, और कंपनी वाले अध्याय में से एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। तो इसके जो कुछ अतिलघुत्रात्मक प्रश्न हैं वो हम आज करते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर अतिलघुत्रात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि कंपनी को परिभाषित कीजिए। तो कंपनी की परिभाषा हम देते हैं, तो कंपनी की परिभाषा हम ये देंगे कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और अपना कार्य सार्वभौम मुद्रा के द्वारा करती है, तो उसे हम कंपनी कहते हैं। और दूसरी हम एक और परिभाषा हम दे सकते हैं कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो इस अधिनियम के अंतर्गत या इससे पूर्व किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो। तो ये 2 परिभाषाएं हम कंपनी की परिभाषा के रूप में दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति वाली कंपनी क्या है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक व्यक्ति वाली कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसमें एक ही व्यक्ति सदस्य के रूप में होता है तथा ऐसी कंपनी का समामेलन एक निजी कंपनी के रूप में होता है, तो उसे एक व्यक्ति वाली कंपनी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, अंश से क्या आशय है। देखिए, कोई भी कंपनी है उसकी अंश पूंजी है वो छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त होती है, और इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, शेयर कहते हैं, हिस्सा कहते हैं। ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम क्या देंगे कि कंपनी की अंश पूंजी जिन छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त होती है, ऐसी इकाइयों को हम अंश कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंशों के 2 प्रकारों के नाम बताइए। तो आपको पता है कि अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक समता अंश और एक पूर्वाधिकार अंश होते हैं। तो अंशों के 2 प्रकार होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। अगला प्रश्न है, पंजीकृत पूंजी का अर्थ बताइए। देखिए, पंजीकृत, अधिकृत या अथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है। अधिकृत अंश पूंजी कंपनी की वह अधिकतम अंश पूंजी होती है जिसका उल्लेख कंपनी की सीमा नियमों में होता है और उससे ज़्यादा कंपनी अपने अंश पूंजी निर्गमित नहीं कर सकती है, तो उसे अधिकृत या पंजीकृत अंश पूंजी कहते हैं। ठीक है। यानी ऐसी अंश पूंजी जो कंपनी की अधिकतम है तथा सीमा नियमों में उल्लेखित है और कंपनी उससे ज़्यादा अपनी अंश पूंजी का निर्गमन नहीं कर सकती, तो उसे अधिकृत या पंजीकृत अंश पूंजी कहते हैं। अगला प्रश्न, निर्गमित पूंजी से क्या आशय है। निर्गमित पूंजी का से आशय है कि कंपनी द्वारा अपने अंश पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित किया गया है, प्रस्तावित किया गया है, तो उसे निर्गमित अंश पूंजी कहते हैं। अगला प्रश्न, अभिदत्त अंश पूंजी से क्या आशय है। इसे अभिदत्त या प्रार्थित अंश पूंजी कहते हैं। अभिदत्त अंश पूंजी क्या होती है। अभिदत्त अंश पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसे जनता में निर्गमित किया गया था और जनता द्वारा क्रय करने के लिए जिसके लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, तो उसे प्रार्थित अंश पूंजी या अभिदत्त अंश पूंजी कहते हैं। अगला प्रश्न, अधिअभिधान से क्या आशय। तो अधिअभिधान से आशय है कि कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से ज़्यादा अंश क्रय करने के लिए जनता से आवेदन प्राप्त हो जाता है, तो उसे अधिअभिधान कहते हैं। जैसे कंपनी द्वारा 10,000 अंश जारी किए गए थे और जनता द्वारा 14,000 अंश क्रय करने के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम अधिअभिधान कहते हैं। अगला प्रश्न, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश से क्या आशय है। देखिए, पूर्वाधिकार अंशों के जो प्रकार है उसी में ये है परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। तो परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश से आशय ऐसे पूर्वाधिकार अंशों से है जिनके धारकों को अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तन कराने का अधिकार दिया जाता है, तो उसे परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। यानी पूर्वाधिकार अंश जो अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तन कराने का अधिकार रखते हैं, तो उसे परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अगला प्रश्न, अंश आवंटन से क्या आशय है। कंपनी द्वारा अपने अंशों के आवेदकों को जो अंशों का बंटवारा किया जाता है उसे ही अंश का आवंटन कहते हैं। जैसे कंपनी ने अंश निर्गमन किए और अंशों के लिए आवेदन आ गया, आवेदन आने के बाद में जो कंपनी द्वारा उनको अंशों का बंटवारा किया जाता है उसे अंश आवंटन कहते हैं।
अगला प्रश्न, अंशों के यथानुपात बंटन से क्या आशय है? जब कंपनी में अधिअभिदान की स्थिति हो यानी निर्गमित किए गए अंशों से ज़्यादा अंश क्रय करने के लिए आवेदन आ जाते हैं तो कंपनी द्वारा सभी को आनुपातिक आधार पर अंशों का बंटन किया जाता है, जिसे यथानुपात बंटन कहा जाता है। जैसे अंश निर्गमित किए गए थे 10,000, आवेदन आ गया 14,000 के लिए, तो आनुपातिक आधार पर जब बंटन किया जाता है इन सब को तो उसे यथानुपात बंटन कहते हैं। अगला प्रश्न, अंशों के प्रीमियम पर निर्गमन से क्या आशय है? तो अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम से आशय है कि जब कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है तो उसे प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। जैसे एक कंपनी अपने 100 रुपये अंकित मूल्य के अंश को 110 रुपये में निर्गमित करती है तो उसे प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्या एक कंपनी अपने अंश बट्टे पर निर्गमित कर सकती है? तो आपको पता होगा कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार एक कंपनी अपने अंशों को बंटे पर निर्गमन नहीं कर सकती। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार एक कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक कंपनी धारा 54 के अनुसार अपने स्वेट समता अंशों को बट्टे पर निर्गमित कर सकती है। यानी अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती लेकिन स्वेट समता अंशों को बट्टे पर निर्गमित कर सकती है। अगला प्रश्न, बकाया मांग का अर्थ बताइए। तो बकाया मांग का अर्थ यह होता है कि कंपनी द्वारा मांगी गई अंश पूंजी का वह भाग जो किसी अंशधारी द्वारा नहीं चुकाया जाता है तो उसे बकाया मांग कहते हैं। सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पर 10% वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है। तो बकाया मांग का अर्थ क्या हुआ? बकाया मांग का अर्थ हुआ कि कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का वह भाग जो अंशधारी द्वारा नहीं भुगतान किया जाता है उसे बकाया मांग कहते हैं। अगला प्रश्न, ऋण पत्र का अर्थ बताइए। देखिए ऋण पत्र क्या है? ऋण पत्र है वो ऋण की स्वीकृति का प्रमाण पत्र है, तो उसे क्या कहते हैं? ऋण पत्र कहते हैं। और ऋण पत्र के बारे में परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे कि ऋण पत्र एक ऐसा प्रलेख है जिसमें ऋण पत्र के निर्गमन से संबंधित सभी शर्तों का उल्लेख होता है कि ऋण पत्रों का भुगतान कब किया जाएगा, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर क्या होगी, ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान कब किया जाएगा आदि सभी बातों का उल्लेख होता है। और ऋण पत्र होता है वो ऋण की स्वीकृति होती है या ऋण का प्रमाण पत्र होता है जो ऋण के प्रमाण के रूप में जारी किया जाता है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्था द्वारा ऋण की स्वीकृति के लिए जारी किया जाता है। बॉन्ड जब जारी किया जाता है तो इसकी ब्याज की दर उस समय निर्धारित नहीं होती, जैसे शून्य कूपन बॉन्ड। अगला है, सुरक्षित ऋण पत्र से क्या आशय है? देखिए, सुरक्षित ऋण पत्र से आशय है कि ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं तो उन्हें सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। यदि ऐसे ऋण पत्रों की राशि कंपनी चुकाने में असमर्थ रहती है तो ऋण पत्रधारी उस संपत्ति को बेचकर अपनी राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो सुरक्षित ऋण पत्र से क्या आशय हुआ कि सुरक्षित ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्रों को कहा जाता है जो कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। इनको दोबारा सुनना है। किसी प्रकार की कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उन सबको भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।